नमस्कार सभी दर्शकों और मित्रों का जनचौक के आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज दिन भर देश दुनिया में क्या-क्या हलचलें हुई इस बारे में आपके लिए विभिन्न पहलुओं को साझा करने के लिए हमारे साथ आज एक विशेष पत्रकारों और विशेषज्ञों का एक समूह है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जी, जो कि पिछले 2 दशकों से हाशिए पर रह रहे लोगों की आवाज़ के रूप में दिल्ली एनसीआर में एक प्रमुख स्तंभ हैं और काफ़ी इस तरह के विचार गोष्ठियों और आंदोलनों के हिस्सा रहे हैं। आगरा कॉलेज से शशिकांत जी हैं, जो राजनीति विज्ञान और जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उनसे जानेंगे आज हम टोक्यो में चल रहे 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच के शिखर वार्ता के विभिन्न पहलुओं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसके क्या मायने होने जा रहे हैं और चीन को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए अमेरिकी रणनीति किस हद तक कारगर होने जा रही है और भारत और जापान को कैसे वो कितना अधिक वो इसमें इसके दायरे में लेने वाले हैं। हमारे बीच में पहली बार एक वरिष्ठ पत्रकार और यूपी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, यूपी की राजनीति के विशेष जानकार दयाशंकर राय जी। आपसे हम जानेंगे राशन कार्ड पर यूपी सरकार की जो है इसमें एक लगातार रस्साकसी चल रही है और अभी सूचना ये प्राप्त हुई थी कि उन्होंने राशन की जो आपूर्ति है उसके जो कमिश्नर हैं उन्होंने जो है इस पूरी जो बातचीत भी पूरी चल रही थी, जो मुद्दा और विवाद बना हुआ था, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत काफ़ी रोष है कि जो मुनादी और डुगडुगी पीटी गई थी हर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में, उसको कोरी अफ़वाह बताया है और कहा है कि ऐसा शासन की ओर से, न तो यूपी सरकार की ओर से और न ही जो है कमिश्नरेट से इसके बारे में कोई जो है आधिकारिक रूप से कोई लिखित में कोई आदेश आया है। उसके बावजूद भी हम देखने को मिल रहा है, अभी मैं एनडीटीवी देख रहा था तो रिपोर्ट थी अभी एक रवीश जो उनके पत्रकार हैं उनकी, कि किस तरह से गाज़ियाबाद में ही 3000 लोगों ने अपने जो है राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। ऐसे-ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़रूरत थी उनकी, उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन ये हुआ कि किसी ने कोरोना के टाइम में एसी ले लिया था, उनके घर में बेटे ने ले लिया और माँ-बाप कोई काम नहीं करते हैं या किसी के घर में कोई काम नहीं कर रहा है, एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है, उनकी बहू काम कर रही थी, वो अलग हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने राशन कार्ड इस तरह की मतलब सैकड़ों कहानियाँ हैं, लोगों के अपने दुःख हैं और सरकार को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि तो इस बारे में हम लोग अभी क्या स्थिति है, यूपी के अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा पंजाब में एक आज एक बड़ी घटना देखने को मिली है, जिसमें कि अ, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने ही एक स्वास्थ्य मंत्री जो है उनका नाम है याद विजय नहीं आ रहा संगरू। है। विजय एस विजय एस हाँ, संगरू। विजय संगरू नहीं संगरू नाम विजय। हाँ, सांगला विजय सांग सिंगला विजय सिंगला 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 विजय हाँ, सिंगला विजय सिंगला। विजय सिंगला। विजय सिंगला जी को जो है ये पाया गया कि वो 1% हर टेंडर पे स्वास्थ्य के जितने भी टेंडर निकलते थे उसमें लेते थे और उनको उनके जो ऑडियो को उन्होंने पकड़ के उनको खुद सुनाया, जिसके बारे में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं थी, ना कि विपक्ष की ओर से कोई सवाल उठाया गया था, बल्कि आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर से पहलकदमी लेते हुए जीरो भ्रष्टाचार, जिसे जो मोदी जी का नारा है कि जीरो टॉलरेंस, उस टॉलरेंस को उन्होंने अपनी ओर से पहलकदमी लेते हुए उठाया है और उसका एक आगे आने वाले दिनों में पंजाब सहित पूरे देश के अंदर एक व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है या कितना मिलेगा ये हमको देखने की बात है। क्योंकि लोग भारत के लोग जो हैं इसको भी चीज़ों को बहुत सारे एकदम सादे देख रहे हैं। तो इन सवालों पे बात करने के लिए अभी हो सकता है अभी कुछ समय लग रहा हो तो जगदीप जी से हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जी, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि से कल एक दिन का 25 मई को राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा की गई है पिछड़ा वर्ग की ओर से। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में भी एक काफ़ी हलचल चल रही है और कभी भी हो सकता है कि वहाँ पर जो आज जेडीयू और भाजपा क्या गठबंधन सरकार है,
उसमें भी बदलाव आ सकता है। नीतीश कुमार ने कल ही जो है अपने सभी विधायकों को अगले 72 घंटों के अंदर पटना के अंदर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। और राज्यसभा के भी चुनाव हैं और उसके बाद राष्ट्रपति का भी चुनाव है। तो कई जो है 2020 में नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का पर्सनल ह्यूमिलिएशन उनको फेस करना पड़ा, वो मुद्दे हैं, वो सटल मतलब हो सकता है ऊँट किस करवट बैठे। और इसके पहलू के साथ जो आज जो है करोड़ों करोड़ लोग जो जो बेरोज़गारी की चरम सीमा पर मौजूद वो हैं, और उसमें जो है सरकारी नौकरियों में लगातार नौकरियाँ कमी हो रही हैं। और जबकि जो ओबीसी और दलित वर्ग है, उसके लिए तो नौकरियों का अगर अच्छी नौकरियाँ, बेहतर नौकरियाँ, एक बेहतर जीवन की कोई कल्पना थी, तो सरकारी नौकरियों में थी। उसकी तो करीब-करीब जो है अब खात्मा हो गया है। तो प्राइवेट में, निजी क्षेत्र में अ, आरक्षण की माँग को लेकर एक प्रमुख मुद्दा ये भी है, और दूसरा जनगणना में जो है जातिगत जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा है। तो इस बारे में आप कैसे इसको देखते हैं कि 2 पहलू हैं इसमें? एक तो जो शिक्षित ओबीसी और दलित वर्ग है, और दूसरा एक बहुसंख्यक जो है ऐसे लोग हैं जो केवल 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसके लिए जो है सॉरी, और उसके साथ-साथ जो है भगवा एक जो है उसके पूरे एक सांप्रदायिककरण उनका हो रहा है, या वो खुद को जो है एक हिंदुआइज़ेशन की प्रक्रिया में शामिल होते हुए फ्रंट पे जो है लड़ रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ और एक उनके बनाम। तो इस बारे में आपकी एक टिप्पणी? जी। ये तो कल जो आह्वान हुआ है वो बाम सेप के द्वारा हुआ, और बाम सेप के कई धड़े हैं, उसमें एक धड़े द्वारा हुआ, और ये आह्वान बहुत ही जल्दी में किया गया है। बहुत सारे लोगों को तो इसकी सूचना ही नहीं है, और एक जो लंबी तैयारी होती है इसमें की कोई तैयारी नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है, और बहुत ही जल्दीबाजी की ये सूचना है। हालांकि मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम क्रूशियल मुद्दा है जाति जनगणना का, क्योंकि जाति जनगणना का प्रश्न इस देश के अंदर केवल ये ओबीसी का प्रश्न नहीं है या दलितों का प्रश्न नहीं है। जब जाति जनगणना की बात होती है तो ऐसे बात होती है जैसे कि ओबीसी के गणना की बात की जा रही है, जबकि जब भी जो लोग भी जाति जनगणना की बात करते हैं या उसके समर्थक हैं, उनका साफ शब्दों में कहना है कि चाहे वो मुसलमानों में जातियां हों, चाहे ईसाइयों में जातियां हैं, जातियां भारत की यथार्थ, और जो अपर कास्ट जातियां हैं, ब्राह्मणों की गणना होनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी जो अलग अलग जातियां हैं, उनकी भी आर्थिक सामाजिक हैसियत अलग अलग है। जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, उनमें भी बहुत सारा रेंज है, उनकी भी सामाजिक शैक्षिक स्थिति अलग अलग है। जिन्हें हम वैश्य समुदाय करते हैं, उसमें काफी बड़ा रेंज है, कहीं मारवाड़ी हैं, कहीं अग्रवाल हैं, कहीं बनिया हैं, और दोनों की हालात के बीच में बहुत सारे अंतर है। तो पहली बात तो ये मैंने बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जब जाति जनगणना की बात हो रही है तो सभी जातियों के गणना की बात हो रही है, और सभी धर्मों के बीच में, चाहे ईसाई धर्म में घोर जातिवाद है, इस मुसलमानों में घोर जातिवाद है, ये जातिवाद कोई हिंदुओं के बीच की परिघटना नहीं, वहां की भी गणना होनी चाहिए। रही बात ये कि जाति जनगणना का मुद्दा बहुत ही क्रूशियल मुद्दा रहा है, लेकिन ये सारे लोग मानते हैं कि ये लड़ाई एक तरह से बहुजन आंदोलन करीब करीब तत्कालिक तौर पर दलित बहुजन आंदोलन हार चुका है, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि वो जाति जनगणना 2021 वाला तो टल ही गया, 22 में भी जो होने की संभावना थी वो भी अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगली जनगणना में वो जाति जनगणना नहीं कराएगी। उसने कैटेगरली एकदम दो टूक शब्दों में ये बात कह दिया है। तो एक तरह से जो तत्कालिक तौर पर ये लड़ाई हारी हुई सी लग रही, लेकिन फिर भी बिहार में दोनों राजनीतिक दल, राजद भी और जेडीयू भी सबसे मुखर है। यूपी के तो दोनों राजनीतिक दल केवल खाना पूर्ति के लिए, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, केवल खाना पूर्ति के लिए जाति जनगणना पर बात करते हैं। वो जाति जनगणना के लिए कोई बड़ी राजनीतिक पहलकदमी भी नहीं लेते हैं, जबकि बिहार के दोनों राजनीतिक दल एक हद तक इस पर मुखर होते हैं। हालांकि सड़कों पर थोड़ा बहुत कभी उतरने का राजद ने काम किया, लेकिन कोई व्यापक काम नहीं है। एक बड़ा परिवर्तन जाति जनगणना के संदर्भ में ये आया था कि जो कांग्रेस लगातार जाति जनगणना का विरोधी रही है, 51-52 से ही कंटिन्यू विरोधी रही है, राजीव गांधी ने भी एक बड़ा अच्छा सा लंबा सा वो दिया था, लेकिन वो कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पर जाति जनगणना के पक्ष में अब खड़ी। अगर पार्टियों में देखा जाए तो केवल भाजपा है जो इस समय, एकमात्र पार्टी भाजपा है जो जाति जनगणना के विरोध,
मामले में वामपंथी पार्टियों के बीच में भी एक लंबे समय तक ढुलमुल रवैया रहा है कि वो जात गणना का कुल के पक्ष लें या पक्ष न लें। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें वो जात गणना के पक्ष में औपचारिक तौर पर दिखाई देते हैं, भले ही वो उसके लिए कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा संघर्ष शुरू न कर पाए। जहां तक आपका ये सवाल था, उदारवादी खेमा भी जो रहा है वो भी जाति जनगणना को लेकर उदारवादी बुद्धिजीवियों में भी काफी दुविधा रही है। अब कुछ उदारवादी बुद्धिजीवी जाति गणना का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे तो ये नहीं है कि केवल व्यक्तिगत मसला है, ये सोच रही है कि अगर जात जनगणना कराई जाएगी और अलग अलग जातियों की आर्थिक संसाधनों के मामले में, विशेष करके तो इससे सेवाओं के मामले में, कृषि में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या पोजीशनिंग है, यानी रिक्शा कौन चला रहा है, घरों में जो खाना बनाने का काम, पोछा लगाने का काम कौन कर रहा है, यानी बहुत सारे खेतिहर मजदूर कौन, यानी बहुत सारे जो पेशे हैं, या हम जब ये कहते हैं कि 98 लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति हो गई है कि देश के 55.5 करोड़ लोगों के बराबर, 58 लोग, सॉरी, तो 58 लोग कौन, क्या इनकी कोई जाति है, क्या स्त्री पुरुष में से कुछ है ये, या कोई इनका धर्म है? ये 58 लोग एब्सोल्यूट लोग हैं, कोई ये जाति धर्म और इस वर्ग से सारी चीजों से बाहर है। तो लेकिन मूल जो बहस रही है जात जनगणना के पक्ष में और विरोध में वो ये रही है कि दो तरह की धारणा। एक धारणा ये मानती है कि अगर जात जनगणना कराई जाएगी तो जातियां और स्थिर हो जाएंगी, जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जाति एक अस्थायी रूप ग्रहण कर लेगी, जातियों का संघर्ष शुरू हो जाएगी। दूसरी धारणा ये रही है कि अगर जात जनगणना नहीं कराई जाती है तो इस देश में इस सामाजिक न्याय का मतलब अक्सर कभी कभी हमें सामाजिक न्याय का अर्थ ले लिया जाता है जैसे ओबीसी का न्याय या दलितों का न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जात के चलते यहाँ पर लोगों की हैसियत निर्धारित होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी हैसियत निर्धारित होती है। तो जात के चलते जो अन्याय है उसको तोड़ने में इससे मदद मिलेगी, इसको तोड़ा जा सकता है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत सरकार ने एक बड़ी पॉलिसी ले रखी है सकारात्मक भेदभाव की, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, उसी सकारात्मक भेदभाव के कल चलते के नाम पर अभी ईबीएस कोटे के तहत 10% सामान्य लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। तो सकारात्मक भेदभाव का ठोस आधार क्या है ये पता ही नहीं। जैसे बात हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में सरकार एक साथ दो काम कर रही है, जैसे महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए पंचायतों में आरक्षण लागू हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे रहा है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहा है तो आंकड़े उपलब्ध नहीं, पदोन्नत पर बात होती है पिछड़े वर्गों के या दलित वर्गों तो आंकड़े उपलब्ध नहीं। यानी जब इस तरह की बात आती है न्याय करने की तो ये होता आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और जिनसे आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं वो है जात जनगणना, तो उसके खिलाफ वो कराई नहीं जाती है। जब कोई कोशिश होती है तो आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और तीन दशकों तक होती रही, 1871 में भी एक हद तक जात गणना हुई, 1881 में भी हुई, 1931 में हुई, 41 में नहीं हो पाई क्योंकि गणना ही नहीं हुई थी। तो उसको कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बांटने के लिए ऐसा किया कि फूट डालो राज करो की नीति के चलते अंग्रेजों ने ये किया था। जबकि मंडल कमीशन तक भी भारत सरकार ने बनाया, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का पूरा अगर बेसिक आधार है तो 1931 की जात जनगणना। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ ही नहीं, इतनी ही बात नहीं है कि ओबीसी के भीतर भी कम से कम 4 ग्रुप है, रूलिंग कास्ट है कम से कम 5 ग्रुप है, रूलिंग कास्ट की जातियां हैं ओबीसी में, जैसे मराठे, ओबीसी में अरे पिछड़े वर्गों में जैसे मराठे हैं, जाट हैं। इसके अलावा पिछड़े शिल्पकार जातियां हैं, कृषक जातियां हैं, सेवक जातियां हैं, यानी उनका भी काफी बड़ा रेंज है। तो जैसे ये कहा जाता है कि भाई ओबीसी में यादवों ने ज्यादातर ले लिया है या कुर्मियों ने कहीं ज्यादा ले लिया है, तो जात गणना से ही पता चल सकता है ना सही कि कितने ज्यादा ले लिया। जब जात गणना की बात हो रही है तो ये बात नहीं हो रही है कि ओबीसी को एक समूह मान लिया, उनमें जो अलग जातियां हैं उनकी भी गणना होगी। तो अगर यूपी में यादवों ने सारा हक मार लिया, ये पता चलना चाहिए, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अगर बिहार में यादवों ने ज्यादा मार लिया है या कुर्मियों ने ज्यादा मार लिया है तो इसका कोई आंकड़ा नहीं उपलब्ध है, यह एब्स्ट्रैक्ट है। या जाटों ने ज्यादा मार लिया है तो जाटों ने ज्यादा मार लिया, इसका भी आंकड़ा उपलब्ध है। एससी अभी एसटी कैटेगरी की होती है, उसमें भी जात जनगणना होगी तो अलग अलग जातियों की गणना होगी। यानी अगर जाटों ने ज्यादा मार लिया है तो ये भी तो आंकड़ा आना चाहिए, अगर उनका मार लिया तो उनको बाहर किया जाना चाहिए अगर मारा हो, लेकिन कैसे निर्धारित हो।
इसी तरह जैसे ईबीएस का कोटा दिया गया तो ये हुआ कि सामान्य वर्गों में, सामान्य वर्ग जब कहा जाता है तो ज्यादातर उसका मतलब अपर कास्ट होता है। अपर कास्ट चाहे वो मुसलमानों का सैयद शेख पठान हो, चाहे ईसाइयों के बीच का अपर वो हो, चाहे हिंदुओं के बीच का हो, ज्यादातर उसका मतलब ईबीएस कोटे का ज्यादातर सामान्य का मतलब है अपर कास्ट जाति। तो ये कहा जा रहा है कि अपर कास्ट जातियों में बहुत सारे लोग गरीब हो, तो अगर गरीब हो गए तो आंकड़े आने चाहिए ना, और किसकी तुलना में गरीब है इसके भी आंकड़े आने चाहिए। तो ये हिस्सा कहता है कि सामाजिक न्याय के भारत में समृद्धि में समान बंटवारे के लिए अनिवार्य है कि जाति जनगणना हो। अंतिम प्रश्न जो आपने किया था वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने बड़े सवाल पर जब एक तरफ आज की तारीख में, कम से कम आज की तारीख का 2 साल पहले से ये स्थिति बन गई है कि एक तरफ जब करीब करीब सभी मेजर पार्टी, चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पिछड़ी दलित पार्टियां हो, यानी भाजपा को छोड़ करके सभी पार्टियां जाति जनगणना के पक्ष में हैं, कम से कम इतिहास के इस मोड़ पर। और बहुत सारे लिबरल बुद्धिजीवी और लेफ्ट के बुद्धिजीवी भी जो थोड़ा द्वंद्व विधा में थे, उसके भी बड़े हिस्से ने जाति जनगणना के पक्ष में खड़े हुए हैं पिछले दिनों। तो अगर इतना बड़ा हिस्सा खड़ा है आज की तारीख में, तो फिर भी जाति जनगणना करा नहीं हो रही है। और भाजपा के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि इतने बड़े डिमांड को, इतने बड़े समूह के डिमांड को और इतनी पार्टियों के समर्थन के डिमांड को वो मानने को तैयार नहीं। ये जो सवाल है, तो वो जो आपने इशारा किया वो इशारे की बात नहीं, ये स्वीकृत तथ्य सा है कि जो चाहे वो वामपंथ का हो, चाहे वो पिछड़े दलितों का हो, चाहे यहां तक लिबरल लोगों का भी हो, कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी जो बात हो रही है कि इस देश के अंदर जो सचेत प्रगतिशील हिस्सा है, जो सचेत हिस्सा है, या पिछड़े दलितों के संदर्भ में विशेष तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो सचेतन तौर पर सचेत हिस्सा है, जो हिंदुत्व के या इसी कृषि प्रतिक्रियावादी फोल्ड में नहीं आया, यानी लिबरल लोगों तक का भी जो सचेत हिस्सा है, लेफ्ट का भी जो सचेत हिस्सा है, ये एक तरफ खड़ा है जिसके साथ इस देश की व्यापक मासेस कम से कम सक्रिय तौर पर नहीं खड़ी है जी। और दूसरी तरफ देश में वो संघ और भाजपा है जो इस देश का एक प्रतिक्रियावादी समूह है, लेकिन उसके साथ सक्रिय तौर पर नीचे की मासेज खड़ी है। और ऐसे भी लोकतंत्र में भी और सामान्य तौर पर भी जनता बहुत बड़ी ताकत होती है। आज पिछड़े दलितों का भी मध्य वर्ग का व्यापक जो हिस्सा है, उसके साथ निचला जो हिस्सा है दलित बहुजनों का, वो उनके साथ सचेत तौर पर खड़ा नहीं है। इसके 2 कारण। एक तो ये पहले ये लगता था कि कम से कम पिछड़े दलितों की जो डिमांड है, तो नीचे तक ये मैसेज गया था कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा, अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन सामाजिक आधार पर मिल जाएगा, आरक्षण लागू हो जाएगा, और उसी में जाति जनगणना भी, अगर ये चीजें हो जाएंगी तो नीचे तक के लोगों को लगा था कि हमारे साथ न्याय होगा, यानी हमारे साथ आर्थिक न्याय होगा, हमारे साथ सामाजिक न्याय होगा, हमारे साथ राजनीतिक न्याय होगा। लेकिन 20-25 सालों के मंडल के बाद के आरक्षण लागू होने के 20 कम से कम 30 साल तो बीतने ही जा रहे हैं, 30 साल बीत गए। दलितों के आरक्षण के कम से कम 70 साल बीत गए। इसमें एक चीज गहरे तौर पर गई है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने का मतलब और आरक्षण मिलने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दलितों और पिछड़ों के बहुसंख्यक गरीब हिस्से को जो आरक्षण के दायरे में सीधे नहीं आ पाता है, उसको भी न्याय मिल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और बहुत साफ शब्दों में कहा जाए तो कहीं न कहीं दलित बहुजन आंदोलन कुछ बहुत साफ मामलों में दिखा है कि उसको उसके बहुसंख्यक हिस्से की चिंता भी नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सरकारी इस हालात में पहुंच गई है कि वहां से निकला हुआ शायद कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता में शामिल हो पाए। आरक्षण की प्रतियोगिता भी तो सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता है, और बहुसंख्यक दलित पिछड़े ही वहां पढ़ते हैं, यानी 85% दलित पिछड़े जो हैं वो किसी भी तरीके से आरक्षण पाने की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने वाले उसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन दलित पिछड़े आंदोलन के चिंता में ये बात नहीं है कि वो नहीं शामिल होंगे, क्योंकि जो 15% है वो इस हालत में है कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा लें और आरक्षण की प्रतियोगिता में शामिल हो जाए, और जाने अनजाने उनके फायदे में भी है। जी, ये एक काफी जो है गहन विषय है, बड़ा मुद्दा है।
हम लोग अभी तात्कालिक रूप से सिर्फ ये भी जो है कहा जाए कि एक 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो मुद्दा ये बनता है कि जो कल का जैसा कि एक रिस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया ली गई है कि भारत बंद का आह्वान दिया गया है, ये बेसिकली आपके शिक्षित जो पिछड़े और दलित वर्ग हैं इनकी ओर से एक तरह का आह्वान है। तो ये आह्वान और दूसरा जो है जो जनगणना का मामला है और आरक्षण का मामला है प्राइवेट नौकरियों में, इसका एक असर हो सकता है नीचे जाएगा और सीधे-सीधे जो है जो भाजपा नीत है या भाजपा को जो मेजॉरिटी मिल पा रही है, जैसे यूपी में जीत पाई है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है कहा जाए कि एक खच्चर है, जो कि उसको उसके लिए फांस बनेगा ये, बन सकता है भविष्य में। और ये अगर कोई मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो हिंदुत्ववादी जो पूरी जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर कोई चीज़ एक मजबूत रूप से कोई एक रोक सकता है, आड़े आ सकता है, तो ये आ सकता है, इसकी संभावना दिखती है। इसके बारे में आपको क्या संभावनाएँ लग रही हैं? इसके बारे में संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करें, फिर हम लोग दूसरे मुद्दों पे चलते हैं। जी। जी, सॉरी। जी, मैं जी। नोटुक बात ये है कि आपने बहुत रविंद्र जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो सबसे बड़ी गले की बनने वाली है कि आरएसएस का जो अखंड हिंदुत्व का वोट बैंक निश्चित तौर पर जाति जनगणना उसको छिन्न भिन्न कर देगी। और जिस समूह ने जितनी भी कम तैयारी से इस मुद्दे को उठाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि यह अखंड हिंदुत्व के वोट बैंक को अगर कोई चीज एकदम छिन्न भिन्न कर सकती है और जो सारा समाज का ढका हुआ भारतीय समाज का सच है उसको उजागर कर सकती है, सच क्या मैंने बहुत ही खराब सच है, उसमें जाति जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। मैं इसे आपसे सहमत। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। हम लोग अभी इसी जो हम लोग के मुद्दे हैं उसमें आगे बढ़ते हुए दूसरे क्रम पे जगदीप जी नमस्कार, क्या आपको आवाज आ रही है? एक बार जरा जगदीप सिंधु जी। जी नमस्कार, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आ रही है और हम लोग कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लेंगे क्योंकि आपका बीच में हम लोग ने पूर्व कार्यक्रम में घोषित भी किया था, लेकिन आपका शायद नेटवर्क नहीं लग पा रहा होगा या कोई दिक्कत होगी। तो हम लोग एक तो भी जो पंजाब के अंदर एक लगातार जो है अभी एक जी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट आया है, इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को सूचना दें और बताएँ कि जो है कि जो जानना चाहते हैं हम लोग कि जो है इसके क्या जो है नेतार्थ हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि इधर कई वर्षों के बाद कोई इस तरह का किसी पार्टी ने, कुछ सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने ही दल के एक प्रमुख और वरिष्ठ मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में खुद पकड़ के, मतलब किसी ना तो पुलिस ने ना केंद्रीय एजेंसियों ने, किसी ने कोई उसमें योगदान नहीं है, बल्कि खुद जो है आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने खुद उसका ऑडियो उनको सुनाया और उसके बाद जो है पुलिस के पास दिया। आज वो हिरासत में है उनके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो इसके बारे में आप दीपक सिंगला जी, तो इसके बारे में आप क्या घटनाक्रम है जरा इसके बारे में स्पष्ट करें। जी देखिए, इस सारे मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास एक शिकायत कुछ दिन पहले आ गई थी, तो उस पे उन्होंने अपने स्तर पे कार्रवाई करते हुए उसको कंफर्म किया और उसमें ये पाया गया कि अभी वास्तविक तथ्य सामने नहीं आए हैं कि पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं, लेकिन हाँ ये है कि वो बातचीत कुछ इस प्रकार की है जिसमें वो मांग की गई है, तो वो थोड़ा साबित होता था। तो उस के आधार पे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये एक निर्णय लिया और एक ये फैसला किया कि अपने ही पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया है। ये विजय सिंगला है, डॉक्टर विजय सिंगला, जो मानसा विधानसभा क्षेत्र जो मालवा में पड़ता है वहां से आते हैं और जिनके बारे में हालांकि इन्होंने ये पार्टी 7 साल पहले ज्वाइन की थी और इनके बारे में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुछ लोगों का उस वक्त में भी थोड़ा कहना यही था कि शायद ये एक अच्छी चॉइस नहीं है जब इनको प्रत्याशी बनाया गया था। और इनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे वो शुभदीप सिंह, जो सिद्धू मूसावाला के नाम से मशहूर हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनको इन्होंने काफी अच्छे मार्जिन से हराया था। खैर, रही बात ये कि ये जो आज जिस तरह से इन्होंने किया है
और भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पे ये बताया है अपने वक्तव्य में कि उनकी नीति जो है वो जीरो टॉलरेंस की है। तो उसको देखते हुए मैं आपको बता देता हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी पंजाब में, तो इन्होंने बहुत सी गारंटियां दी थी। पिछले 2 महीने में लोग उन गारंटियों को खोजने में लगे हुए थे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके चलते कुछ कुछ चीजें और कुछ कुछ बातें उभरने लगी थी, लेकिन खैर ये अगर मान लीजिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि हम करप्शन के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद पुरानी जो सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर की सरकार, उसके अंदर बहुत से ऐसे मंत्री और विधायक थे जिन पे सीधे सीधे करप्शन के चार्जेस थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा भी था कि कितने लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा, है ना। और उन्होंने उनके डॉजियर वगैरह बना के रख लिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई किसी सरकार ने आज तक की नहीं थी। ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने पंजाब में, हालांकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल ने 2015 में की थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने ही एक मंत्री जो मुस्लिम समुदाय से थे, मैं नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, जो शायद फूड सप्लाई के मंत्री थे, उनको बर्खास्त किया था। उसके बाद एक और मंत्री उनके रहे, शायद जितेंद्र तोमर उनका नाम था, जिनकी डिग्री जाली पाई गई थी, उनको बर्खास्त किया था। इस प्रकार वो अपने ही मंत्रिमंडल में उन्होंने 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया था। तो जहां तक पंजाब की बात है, ये पंजाब में पहला मौका है कि किसी भी सरकार ने एक इतना बड़ा कदम अपने ही मंत्रिमंडल के सहयोगी के खिलाफ उठाया है। अब देखना ये होगा कि विजय सिंगला का पक्ष क्या है और कोर्ट में ये मामला कितना टिक पाता है, क्योंकि इसमें अभी तक ये सामने नहीं आया कि एक्चुअल पैसे का लेन देन कोई हुआ है या नहीं, या अभी तक केवल चर्चाएं थी, या बातें चल रही थी, या मांग चल रही थी। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, इस निर्णय को के प्रति बहुत सी प्रतिक्रिया आई हैं, और इसका सीधा एक प्रभाव एक राष्ट्रीय व्यापक स्तर पे बनाने की और कोशिश है। और जैसे कहा जाता है कि एक तरीका होता है कि आप एक कौवे को मार के टांग दीजिए तो बाकी सभी कौवों को जो है वो आंख हो जाती है। तो शायद वो कहने में आ जाता है, और इस तरह से इन्होंने जो ये एक निर्णय लिया है, तो इससे बड़ा हड़कंप है पूरे पंजाब के जितने भी विधायक हैं, इनकी आम आदमी पार्टी के, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में, नौकरशाही में, अब सभी लोग इधर उधर झांकने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले पंजाब में पहले इन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की थी, जिसपे बहुत सी शिकायतें थी कि करप्शन के खिलाफ अगर जो भी कोई आम आदमी की शिकायत हो तो इस पे दर्ज करा सकता है। उसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, तो इनको लगने लगा था कि कहीं कुछ ऐसा करना होना चाहिए कि जिससे सभी को एक संदेश जाए, और जो इन्होंने एक बात कही थी ये उस पर अडिग रहे। अभी भी कुछ ऐसे इनके पार्टी के 2 बड़े और मंत्री हैं जो स्कैनर पे हैं, 3 एमएलए हैं जो स्कैनर पे हैं। हो सकता है आने वाले समय में 1-2 और इस तरह की घटना सामने आ जाए। इसके साथ साथ ये कहना होगा कि इसी एक घटना की वजह से, आज के इस निर्णय की वजह से, दूसरी पार्टी के लोगों में, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके लोगों में भी कुछ हलचलें हैं। लोग सतर्क हुए हैं और लोग इधर उधर झांकने लगे हैं, समझने लगे हैं कि उनके वक्त में उनके जो किए हुए काम हैं उन पे भी इनकी नजर है, और उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि पंजाब में एक अच्छा कदम इन्होंने लिया है सरकार ने। जी जी,
काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है और इसके निहितार्थ जो है आगे हो सकता है कि केंद्रीय स्तर पर भी देखने को मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट कर रही है, तो जहाँ पर उन्होंने जैसे आपने बताया कि 2-3 पिछले जो है कुछ समय से बहुत सारी जो है एक यूफोरिक स्टेज में था और उसमें काफ़ी सबसाइड हुआ है, नीचे डाउन हुआ है, लोगों का सवाल पूछने लगे थे। अब उनको उनके सामने एक तरह से आम आदमी पार्टी ने एक बात और भी है इसमें रविंदर जी, जी कि जिस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दे और छोटे छोटे असंतोष वहां उभरने लगे थे, तो एक बड़ा मुद्दा ऐसा क्रिएट कर दिया जाना चाहिए जिससे वो छोटी छोटी चीजें सब भूल जाएं, है ना। और दूसरा ये है कि जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे जिस प्रकार से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, तो वहां जिस तरह से इन्होंने जाके एक परसेप्शन, एक धारणा बनाने की कोशिश की थी कि हमने पंजाब में, पहले दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं, हमने गारंटियां दी थी, और वही गारंटियां जो पंजाब में दी गई थी वो शायद हिमाचल और गुजरात में देने वाले थे, लेकिन क्योंकि पंजाब में उन गारंटियों के ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं हो पाया और उस तरह से लोगों में उतना एकदम से विश्वास नहीं हो पाया है, तो इसलिए एक बहुत जरूरी था, आवश्यक था इनकी राजनीति को सजीव बनाए रखने के लिए, और दूसरा उन प्रदेशों में अपनी एक नई धारणा बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल का भाषण सुन रहा था मैं, अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुन रहा था। उनका कहना यही था कि 2015 में हमने ये फैसला पहले दिल्ली में लिया और जो है इसके बाद हमारे पास से एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी चीजें हाथ से छिन गई। तो ये पंजाब है, पंजाब में अभी 2 महीने हुए हैं और हमने जो है एक बड़ा फैसला लिया और अपने ही पार्टी के खिलाफ लिया है। तो ये हम करके दिखा सकते हैं बाकी राज्यों में, क्योंकि बाकी राज्यों में पुलिस प्रशासन और कई सारी चीजें जो हैं आपके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं, जो कि दिल्ली में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक हिमाचल पे को खास तौर पर केंद्रित, पड़ोसी आपका राज्य है पंजाब का ही, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट वहाँ जा सकता है। वहाँ पर भी काफ़ी इस तरह के मसले हैं। हम लोग चलते हैं, कुछ अभी 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक उत्तर प्रदेश से पहली बार हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ हमारे पत्रकार और बड़े भाई जो हैं दयाशंकर जी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार उनसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो नमस्कार एक बार फिर से आपको। तो हमें जो है इसके बारे में जरा, एक तो लखनऊ का क्या मिजाज चल रहा है इस समय, क्योंकि कल ही जो है, कल या परसों आपका संसद वो विधानसभा सत्र शुरू हुआ और बड़ा हंगामेदार रहा। काफी सालों बाद देखने में लगा कि कोई विपक्ष वहाँ पे जिंदा भी है और कम से कम समाजवादी पार्टी ने इसकी उपस्थिति दिखाई। और इसके साथ साथ जो है, जो मुद्दा हम लोग बात कर रहे थे पहले कि राशन कार्ड को लेकर, भले ही उसके बारे में बहुत ज्यादा जो है शोर शराबा न हो, लेकिन कहीं न कहीं बड़े व्यापक हिस्से में उत्तर प्रदेश के अंदर इसको हलचल बनी हुई है। लोग घबराए, बदहवास और मतलब कतारों में खड़े होकर लोगों ने अपने राशन कार्ड जमा किए। हालांकि कल जो है इसके बारे में शासन की ओर से सूचना आई कि जो है उन्होंने इस बारे में कोई भी आधिकारिक रूप से कोई निर्देश नहीं दिए हैं, न वसूली के और न निरस्त किए जाने के, न सरेंडर करने के लिए। ये सब अफवाहें हैं और विपक्ष का जो है कहीं न कहीं से ये वो है। तो लेकिन लोग अभी भी, आज भी मैं देखा कि लोग जो हैं ये इसमें लगे हुए हैं, बदहवास हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी विपन्न स्थिति में हैं। इसका क्या है, उसके मायने देखते हैं, क्योंकि केंद्र शायद जो है इससे घबराया हुआ है। यूपी में तो शायद अब जाके उन्होंने उसके बाद जागे हैं ये नींद से। जी बेशक देखिए, जो ये 5-6 दिन पहले ये राशन के बारे में जो सूचनाएं मिली, तो ये सचमुच बहुत ही हैरत की बात है कि इसका मजाक भी बनाया गया कि अब तो वो कौन लोग, तमाम तरह के कार्टून आपने देखा कि तीर कमान लिए हुए आदिवासियों के माने चित्र बनाए गए कि अब ये राशन जो है किन लोगों को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इस तरह के व्यंग कार्टून की भरमार हो गई और ये बौखलाहट जो है अनायास नहीं थी। लेकिन जो इसके पीछे जो वजह है कि इतनी बड़ी चीज अगर किसी प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह की सूचनाएं फ्लोट हो जाती हैं, माने सरकार की योजना के संदर्भ में अगर कोई खबर इस तरह की फ्लोट होती है और वो चुप्पी उस फ्लोट होने के 5 दिन बाद अगर उसका खंडन आता है, तो ये सचमुच एक बहुत ही चिंताजनक और विडंबनापूर्ण बात है कि आखिर ये पहले ही दिन इसका खंडन क्यों नहीं आया। मुझे इसमें एक अंदेशा जरूर लगता है साफ साफ कि कहीं ये पूरी तरह से जो संकटग्रस्त स्थिति है इकोनॉमी की, आप देखिए कि
जिस तरह से जो केंद्र स्तर से जो योजनाएं चल रही हैं, माने अनाज वितरण की जो गरीबों के बीच में जिसने चुनाव पर व्यापक एक असर भी डाला, अंदर अंदर कहीं ना कहीं लाभार्थी वाला जो फैक्टर है, तो हाँ बहुत बड़ा फैक्टर रहा है वो। तो मुझे लगता है कि जो एक ये तरह तरह के जो प्रयोग किए जाते रहे हैं, मुझे लगता है कि हालांकि ये बहुत ही हास्यास्पद अपने आप में एक प्रयोग होता, अगर ये कहीं से इसको मान लीजिए अगर सही भी होता, इसका खंडन भी ना होता तो, क्योंकि एक बार आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से डाकघरों की जो बचत योजनाएं थी, वो उनमें कटौती की बात आई थी, और दूसरे ही दिन मतलब उसका इतना तेज रिएक्शन हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उसमें चुनाव होने से पहले की वो खबर थी, शायद मुझे लगता है कि वो हाँ पिछले साल की बात है वो, और वो निर्मला सीतारमण को उसको तत्काल जो है मतलब बैकफुट पे आकर के उनका खंडन करना पड़ा। तो लेकिन आप देखिए कि इस तरह की नोट बाकायदे अखबारों में वो खबर छप गई, फ्रंट पेज पर खबर छपी कि ब्याज दरों में कटौती होने जा रही है, उसमें सुकन्या योजना और कई तरह की योजनाएं थी जिस पर व्यापक पैमाने पर उनका असर पड़ता है। तो ये क्या मतलब ऐसे ही जारी हो जाती हैं ये चीजें? मुझे लगता है कि इस राशन कार्ड में भी कहीं ना कहीं ये एक तरह से प्रयोग करके देखना चाह रहे होंगे कि इसका असर क्या पड़ता है, कहाँ तक लोग इसको समझ पा रहे हैं, कैसे ये अगर ये कटौती कर दी जाती है इस तरह, तो कहीं ये खर्चों में कटौती या ये संकटग्रस्त जो स्थिति रही होगी उससे बचने के तमाम जो उपाय हैं उस दिशा में कहीं ले जाना चाह रहे होंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मूर्खतापूर्ण भी होता है, क्योंकि आखिर ये इसको फ्लोट कराने वाले लोग थे कौन? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी तरह तरह के जो अंतर्विरोध होते हैं, वो अंतर्विरोध कई बार ऐसे अवसरों पर उजागर होते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी का एक हिस्सा रहा होगा कहीं ना कहीं, कि इस तरह का एक जो ये कटौती की बात जो है वो सामने लाई गई, और जब देखा कि विभिन्न जिलों में हमने देखा कि कई जिलों में मुनादी जो ढोल पीटने वाले होते हैं और जो है सुनो 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 सुनो, और इसके बाद इस तरह का बताया गया कि 20 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो क्या क्या होगा। मैंने तो यहाँ तक देखा था, मैंने इंटरेस्टिंगली काफी इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक यूट्यूब में देखा कि एक यूट्यूबर ने बकायदा इसके बारे में विश्लेषण करके बताया था कि बड़े आराम से 20 मिनट का पूरा वीडियो बनाया था कि क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या स्टेप होंगे, कहाँ कहाँ पर आप अपना राशन कार्ड का सरेंडर करा सकते हैं, और पूरा घोषणा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। लोग इतने डरे हुए और सहमे हुए, मैं देखा कि गाजियाबाद का रिपोर्ट है कि 3000 लोग आज उन्होंने अपना जो है सरेंडर कराया है और लाइन लगा रहे हैं लोग। ये हालत है और लोगों की स्थिति काफी खराब है, दयनीय है, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर काफी इस बात का गुस्सा है। जैसा कि गाजीपुर का आपने किस्सा देखा होगा कि बालू और रेत के जो है ठेकेदार एक जो है यादव परिवार था, और बगल में जो है एक दूसरा परिवार था जो कि भाजपा से जुड़ा हुआ था, और उस गांव में वोट जो है भाजपा को बहुत कम मिले थे, और उसको जिला बर्दर किया हुआ था। उसकी बेटी, 2 बेटियां थी घर के अंदर अकेली, और पुलिस ने जो है एक को तो मतलब कि उसकी मौत हो गई। गाजीपुर की घटना, गाजीपुर में चंदौली की घटना थी। तो ये गांव के अंदर इसका डर है कि इसके बहाने हमारे को दिखाकर हमारे साथ जो है राजनीतिक रूप से उसका बदला लिया सकता है, और इसका एक बहुत ज्यादा रोष है। इसको इन्होंने बहुत बाद में भांपा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। ये मैं वही रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सचमुच अपने आप में ये जिसको ये हास्यास्पद फैसला अपने आप में होता। समझिए कि जैसे पिछली बार मैंने जिक्र किया कि उस योजना का केंद्र सरकार वाली की ये कैसे ले लिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं एक प्रयोग की तरफ जाना चाह रहे होंगे जिसमें पूरी एक ब्यूरोक्रेसी और जो लोग चला रहे हैं, जाहिर है कि ये इस तरह की सलाह जो है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ही आया करती है आमतौर पर, उसके बाद ही इस तरह की योजनाएं इम्प्लीमेंट की जाती हैं, या जो कर्टेल करने वाली जो चीजें हैं, जो पहले से घोषित जो स्टेट की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं, वो उनमें कर्टेल करने की जो बातें हैं वो नीचे की तरफ से ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ही दी जाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही कच्ची अभी कोई सूचना रही होगी जिसको फ्लोट कराया गया है, और ये तो किसी भी तरह से मुझे लगता है कि ये मूर्खता ही कही जाती है कि ऐसी योजनाओं में इस समय आप कटौती कर दीजिए, और इसका व्यापक पैमाने पर असर पड़ने वाला था। अगर ऐसी कोई चीज इम्प्लीमेंट होती तो ये व्यापक पैमाने पर इसकी कटौती पर इसका असर पड़ने वाला था, तो उनको इसको तो बैक फुट पर नहीं जाना ही जाना था। अब इसमें अभी अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं 2-3 दिन में इसके बारे में और गहराई से जाकर कुछ अंदर की चीजें ले आने की कोशिश करूंगा,
कि आखिर ये चीजें फ्लोट नीचे अंदर से हुई कहाँ से, क्योंकि अब ये बहुत अंदरूनी बातें सामने खुलकर आ नहीं पाई। बिल्कुल, तो हम लोगों आगे को तो बेसिकली देखिए, हाँ जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा अगर आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमें जो है जो शासन के अंदर चल रही हैं क्रिया प्रतिक्रिया, उसके साथ साथ जो जमीनी स्तर पर उसका क्या असर पड़ रहा है, लोगों के अंदर क्या बेचैनी है या क्या सवाल उभर रहे हैं, अगर इसको हम लोग अपनी रिपोर्ट में हम लोग दर्शकों को, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर वो चीज़ें खबरें मिलती हैं तो एक बहुत ही ऑथेंटिक और निश्चित रूप से बहुत काफ़ी फायदेमंद होगा। हम लोग अब खबर के आखिरी जो है हिस्से में देखते हैं कि क्वेड में जो है एक महत्वपूर्ण दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण जो है राष्ट्राध्यक्ष बैठक कर रहे हैं, और आज जो है उसकी बैठक चल रही है। और जो ये कि बेसिकली अमेरिका के नेतृत्व में क्वेड के नेताओं का जो बैठक है, इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष के साए में कह सकते हैं कि पहली बार असल में ये क्वेड फॉर्मेट जो है उसका जो है एक टेस्ट हो रहा है ये, क्योंकि अभी तक 14 महीनों में 4 बार हुई है, लेकिन कभी भी इसका जो है एक थोड़ा-थोड़ा रुख तो स्पष्ट हुआ है कि कहीं न कहीं से ये चीन को कंटेन करने के लिए अमेरिका के द्वारा और उसके अपने साथ के जो मित्र देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ आपका चाइना सी में जो है जापान के साथ उसका लगातार वहाँ भी उसके मिलिट्री बेस हैं। तो अमेरिका का जो एजेंडा है वो कैसे जो है वो कैसे इसको सक्सेसफुली लागू किया सकता है, इसको चीन के बारे में खुद मैं अभी ग्लोबल टाइम्स में देख रहा था, तो उसने कहा था कि एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश भारत की लगातार बनी हुई है, और वो एशिया में भी साउथ एशिया स्पेसिफिक जो है अपनी एक स्थिति को बनाए रखना चाहता है। लेकिन उसको कहीं न कहीं जो है आज के डेट में जिस तरह से यूक्रेन के बाद जो है ताइवान के मुद्दे को पिछले 1 साल से लगातार उठा रहा है अमेरिका, तो यहाँ पर आज जो है उनकी मतलब कहा जाए कि सार्वजनिक स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे भी वन ऑन वन भी बातचीत हुई है, और चारों देशों के लोगों की भी की जो है गंभीर वार्ता 2 घंटे के शायद ऐसा बताया गया था कि रखी गई है। उसके साथ RCEP की तर्ज पर ही 14 देशों का भी एक अलग ग्रुप बना है। अमेरिका उसमें शामिल है, एकमात्र अकेला अमेरिका है जो एशिया के क्षेत्र से नहीं है। थोड़ी बहुत टिप्पणी आई थी जो हमने दिन में सुनी थी कि पीएम मोदी ने क्वेड को एक अच्छा फॉर्मेट बताया है, और अब देखना होगा कि इस पे क्या हम लोग क्या आगे इसके निहितार्थ निकलते हैं और इससे क्या अचीवमेंट हासिल होता है। प्रोफेसर शशिकांत जी से इस पे जो है आवश्यक टिप्पणी के साथ। रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आपने सही कही कि हम लोग जो मौजूदा विश्व है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और इस क्वाड की बैठक के बाद वैश्विक तनाव एक अगले चरण में जा रहा है, और वो अगला चरण क्या कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि और उस तनाव में शिथिलता आ रही है या वो चीजें नॉर्मलाइज होने की दिशा में जाने की बजाय और ज्यादा तनाव में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पहली बात तो ये है। हम देखें कि जो डिक्लेरेशन हुआ है, आज बैठक समाप्त हो गई है क्वाड देशों की, और ये लगभग 2 घंटे बैठक चली जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल रहे। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही के मुद्दे उठाए गए हैं मुख्य रूप से, और सभी देशों ने इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने की बात कही। क्वाड के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि हम किसी भी जबरदस्ती, उत्तेजक अथवा एक तरफा कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं जो यथास्थिति को बदलने और तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। निस्संदेह इसमें ये चीन की ओर इशारा था, और यह भी कहा गया कि हम पूर्व और दक्षिण चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में परिलक्षित अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करने पर जोर देंगे। महत्वपूर्ण इसमें यही है कि अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद वो एक किस्म की पॉलिसी के स्तर पर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। हमने देखा कि यूक्रेन युद्ध के मामले में भी जिस प्रकार से डीली डालिंग या उसकी अस्पष्ट रवैया रहा है, जिसका कारण या जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है, वैसे ही एशिया में उसकी खासतौर से जो वहां का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो एक नए किस्म के गेम प्लान का हिस्सा है, जहां की वैश्विक तनाव बढ़ा करके अपने आयुध बिक्री और उससे मुनाफाखोरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, अपने उसको रिकवरी की प्रोसेस में है। उसका एक ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिकारों ने, टिप्पणीकारों ने इस बात को रेखांकित किया है कि अमेरिका जो मौजूदा अर्थव्यवस्था का जो संकट है उसको अपने सैन्य एक्सपोर्ट और इन सारी चीजों से कंपेंसेट करना चाहता है, उस पूरे चक्र में दोबारा वापस आना चाहता है।
और इसको लेकर के भारत में महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, और उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर क्वाड में जो कुछ भी चीन के विरोध में कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, तो भारत ब्रिक्स में क्या कर रहा है, जिसमें कि चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि ये किस रूप में, और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स में शामिल हो करके जो है भारत अपने स्वाभिमान को गिरवी रख रहा है। अब इसमें हम देखें कि अमेरिका के द्वारा किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इस पूरे बैठक के बाद मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के बीच एक बायलैटरल बैठक भी हुई है, जिसमें मोदी जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर भारत अमेरिका के बीच रिश्तों को सबसे घनिष्ठ बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यानी कि दुनिया के तमाम देशों से सबसे क्लोज हम। तो एक नए किस्म की भाषा है, और वो भाषा जाहिर सी बात है कि एक तरह से भारत को अपने रणनीतिक या वैदेशिक नीति के पूरे भंवर जाल में, मैं उसको जाल ही कहता हूं, उस पूरे ट्रैप में फंसाने की कोशिश का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यही है कि भारत उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। उस पूरे बैठक में 1-to-1 बातचीत के बाद जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया, उसमें मोदी के तमाम प्रयासों की तारीफ की। और अभी हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों वहां का जो वहां की संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसने धार्मिक बढ़ते हुए असहिष्णुता पर टिप्पणी की थी, यहाँ तक कि उनके जो अन्य जो पदाधिकारी हैं इस पर टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन इस वार्ता में नए उभरते हुए समीकरणों में अमेरिका के लिए जो मानवाधिकार के मुद्दे हों, या अमेरिका के लिए जो भारत में जो धार्मिक तनाव या असहिष्णुता की मामला वातावरण है, वो पीछे चला गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी देशों के लिए उनके व्यापारिक हित और उनके आर्थिक हित सर्वोपरि हैं। उनके लिए ह्यूमन राइट्स एक स्ट्रैटेजिक टूल के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं दुनिया भर में। ये पिछले देशों में हम लोगों ने देखा हुआ है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी हुई है कि क्वाड बैठक में आर्थिक करार भी हुआ है, और उसमें महत्वपूर्ण है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें लगभग 13 देश शामिल हुए हैं, और इसके जरिए भी, मतलब केवल इस क्वाड के जरिए ही नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक जो ट्रेड फ्रेमवर्क है, इसके जरिए भी भारत को जो पूरी चीन के बरक्स जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, उसको इंडो पैसिफिक कंट्रीज के लिए लॉन्च कर रहा है। यानी एक तरीके से सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक तरह से फोकस कहिए, या जो थ्रस्ट है, वो इंडिया के वे कंट्री जो चाइना के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, उनको इंगेज करने का है कि कैसे उसको कंटेन किया जाए और किसी ऐसे वैकल्पिक शक्तिशाली धुरी का उभार न हो, इसकी पूरी कोशिश का हिस्सा है। अब महत्वपूर्ण यही है कि इसमें भारत की स्थिति क्या होगी और भारत कैसे अपनी पोजीशनिंग करेगा, ये महत्वपूर्ण है। और इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है, आप इस तनाव को मद्देनजर जापान के रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि जब ये बैठक हो रही थी तो रूस और चीन के 2 बॉम्बर्स रूस के और 2 बॉम्बर्स चीन के, ये उस जापान के क्षेत्र से होकर के गुजरे। एक तरह से अलार्मिंग की, एक तरह से थ्रेटनिंग कार्रवाई के रूप में जापान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही कि ये हमको इंटिमिडेट करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो ये दिखलाता है कि जो दोनों धुरियां हैं, अमेरिका, जापान और क्वाड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ चीन और रूस, ये दोनों इस पूरे डेवलपमेंट पर बहुत ही तीखी निगाह रखे हुए हैं। और आने वाले वक्त में अगर कोई भी माइनर फ्लैश पॉइंट भी अगर आता है, तो ये निस्संदेह एक बड़े तनाव और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये क्या भूमिका अपनाता है। एक मोमेंट निस्संदेह भारत के लिए आएगा, मोमेंट ऑफ डिसीजन, कि इस पूरे ब्रिक्स, देखिए जब 2 महत्वपूर्ण धुरियों के बीच में संघर्ष आगे बढ़ेगा, अभी तक तो यूक्रेन जो बैटलफील्ड है वो यूक्रेन और रूस के बीच में है, लेकिन जब चाइना का मामला आएगा तो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली ये महत्वपूर्ण होगा कि चाइना और रशिया के जो इक्वेशंस हैं, और हमने पिछले दिनों देखा कि बाइडेन का पूरा फोकस ये है कि कैसे भारत की जो सामरिक निर्भरता है रूस पर, सामरिक आयुध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो धीरे धीरे हटा करके वो अमेरिका की ओर बढ़े। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात के प्रस्ताव भी रखे हैं, जिसको कि भारत, तो ये डेवलपमेंट है और एक फ्लैश पॉइंट, या ये कहिए कि युद्ध की संभावनाएं और ज्यादा एग्रीवेट करने वाली है। यदि भारत इस पूरी प्रक्रिया में संतुलनकारी नीति नहीं अपनाता है, तो भारत के लिए विदेश नीति के लिए एक खास किस्म का क्रिटिकल मोमेंट आ सकता है। मेरा ये मानना है। कई
कई विशेषज्ञों का इस बारे में मत है कि यूक्रेन रूस का जो विवाद है वो एक यूरोप की भूमि में लड़ा जा रहा है, और अब ये कई मतलब कहा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कहा जाए कि फुल फ्लेज तरीके से, फुल फ्लेज भी नहीं है ये, एक तरह का जो है एक ऑपरेशन है रूस ने अपनी ओर से किया हुआ है। तो लेकिन अगर वो यूरोप के बाहर जाता है, जैसा कि एशिया में लगातार ये हम देख रहे हैं कि ये सारा युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब 80% से ज़्यादा युद्ध जो हैं वो एशिया में ही किए गए हैं, और हम लगातार उसके साथ रूबरू हैं। यूक्रेन वाली स्थिति भारत की क्या हो सकती है, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकल एरियाज देखें तो ऑस्ट्रेलिया दूर है, जापान भी जो है कहीं न कहीं से एक तरह से उसके पास नज़दीक होने के बावजूद भी एक जो है एक सीमा, एक जो है समुद्री सीमा बनी रहती है। तो इसमें भारत ही एक ऐसा देश है, अगर ये इसमें एक कहीं जो है 2 कदम आगे बढ़ता है, और तो उसके लिए बहुत कुछ जो है उसके लिए स्टेक पर है। और ये अभी हम लोग इस चर्चा को ख़त्म नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसके आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ये शिफ्ट जो है यूक्रेन की बजाय जो है वो ये इस एशिया के मतलब एशिया क्षेत्र के अंदर, और वो भी साउथ, और जो है उसमें हिमालयन की तरफ अगर बेल्ट की ओर लाने की भरपूर कोशिश होगी, कि उससे फिर कई सारे लाइव वायर जुड़ जाते हैं। तो ये एक देखना होगा कि ये क्या इस पे जो है एक वरुण जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यही है कि जो फोकस है, जिसमें कि अमेरिका द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जो इंडो पैसिफिक के जितने भी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग साउथ एशिया, चाइना, ये भारत और ये सारे, ये क्या उस सप्लाई चेन का जो चाइना के जरिए ट्रेड रिलेशंस हैं और उस सप्लाई चेन में जिस तरीके से चाइना इंटीग्रेट हो चुका है, क्या अमेरिका उसका कोई विकल्प प्रस्तुत कर सकता है? महत्वपूर्ण ये है, केवल ट्रेड एफिलिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस बनाने से नहीं होता है। क्या आप उस सप्लाई चेन को जो चाइना ने अपने पूरे उद्यमिता से या अपने जो भी आप देखें, यहाँ तक कि उस सप्लाई चेन का यूएस भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो आज की बिल्कुल, तारीख में उन सारे संबंधों को सीवियर करना या उसको ब्रेक अवे करना, बिल्कुल। ये अमेरिका तक के लिए मुश्किल है। चारों देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है वो चीन ही वो है। ये चाइना है। भी एक जो है एग्ज़ैक्टली, पैराडॉक्स है। एग्ज़ैक्टली, तो इसलिए एग्ज़ैक्टली। जो है ये चीज़ें लोग अपने सामरिक चीज़ें और वेस्टर्न्स जो पूरे हमारा जो कैपिटलिज़्म का जो वो है उसका जो प्रेम है वेस्ट की तरफ, उसकी तरफ झुकाव होने के बावजूद भी जो वस्तुगत स्थितियाँ हैं जैसा आपने ज़िक्र किया, वो जो है चीन की ओर ले जाती हैं। तो दोनों तरफ का एक जो है लव हेट रिलेशन बना हुआ है। तो इतना आसान नहीं है सब चीज़ें करना, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस समय कि वो नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं, और नंबर 1 हमेशा देखना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी उनका जो पूरा फ्रेमवर्क है, अगर उसने किसी ने भी अगर ऐसा कह दिया, तो वो उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, या कहिए कि उनका नामो-निशान मिट सकता है। वो इसको देख ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं सकते कि चीन जो है उभरती हुई शक्ति के रूप में कल को नंबर 1 बनने जा रहा है, और वो इनेविटेबल है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये हम लोगों की समझ बनती है। आप सभी मेहमानों ने अलग-अलग पक्षों को रखा और बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई। लेकिन काफ़ी लंबी बातचीत हमारी इस बार आज हो गई है, और हमारे दर्शकों से अनुरोध है, अनिल कुमार जी लगातार आते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम लोग इसी तरह से अपनी लाइक और कमेंट और शेयर के ज़रिए हमारा उत्साहवर्धन और ज़रूरी जो जो आपको जो लगता है, तो उसमें ज़रूर शामिल हों। इसी के साथ हम लोग आज के लिए यहीं विदा लेते हैं। आप सभी से डॉक्टर सिद्धार्थ जी, दयाशंकर जी, शशिकांत जी, आप सभी का बहुत-बहुत आभार और शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर 7 बजे इस समय पर। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।